हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। यंग इंडिया नामी तंजीम ने मुल्क भर के 50 यूनिवर्सिटीज़ में एक रेफरेंडम कराया है, जिसमें तलबा ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक चार्टर तैयार किया है, जिसमें महंगी तालीम और बेरोज़गारी पर बात की गई है। इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, तो आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली ये तो इलेक्शन ईयर है, 2024 लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इससे पहले जो यूथ है हमारे देश के, जो स्टूडेंट एंड यूथ है, मतलब जो अभी एजुकेशन में है और जो अभी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उन लोगों का क्या राय है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में लास्ट 2 टर्म्स में, मतलब 10 साल में। उसी का मतलब स्टूडेंट्स का राय जानने के लिए रेफरेंडम निकाला गया था। एक नेशनल कैंपेन है, ये देश भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है। बेंगलोर और कर्नाटका में भी इसका काफ़ी जगह रेफरेंडम लिया गया है। तो उसी का रिज़ल्ट ये है कि स्टूडेंट और यूथ बहुत ही डिसअपॉइंटेड है मोदी का। तो रेफरेंडम से यही निकला है कि स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस से। ना उनको प्रॉपर सुविधा मिल रही है एजुकेशन की, हर जगह फ़ी हाइक हो रही है, जिसके चलते उन लोगों को ड्रॉप आउट का भी मतलब बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट एजुकेशन से। इसके साथ साथ रिजर्वेशन और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पब्लिक फंडिंग नहीं आ रहा है उसमें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लास्टली ये बहुत क्लियर कर दिया है यूथ ने कि मोदी सरकार ने जो 2 करोड़ जॉब्स का प्रॉमिस किया था हर साल, वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो यही हाल है हमारे नौजवानों का। तो यानी ये रेफरेंडम के 2 मुद्दे थे? 3 मुद्दे थे। 3 मुद्दे। हाँ, तीसरा कौन सा? फी हाइक, रिजर्वेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और लास्टली एम्प्लॉयमेंट। तो मोदी सरकार ने तो पकौड़ा बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कहा था, वो तो खुद के पैरों पे खड़े होने की बात थी। उसको आप क्यों डिस्कार्ड करते हैं? क्यों उसको कम समझते हैं? सब लोग उसको डिग्निफाइड जॉब क्यों नहीं समझते? सब लोग पकौड़ा बनाएंगे तो खाएगा कौन, मुझे मालूम नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात भी है कि ये इसमें कोई डिग्निटी का सवाल ही नहीं आता है। डिग्निटी तभी जॉब में होता है जब जॉब में परमानेंसी रहता है, जब जॉब में हर साल इंक्रीमेंट होता है, जब ESI PF का सुविधा रहता है, जब लीव्स प्रॉपर्ली आते हैं, जब उन लोगों को 8 घंटा काम, 8 घंटा लीजर, 8 घंटा का रेस्ट मिलता है, तभी जाके एक जॉब डिग्निफाइड होता है। बेसिक जो लेबर राइट्स है, बेसिक जो लेबर मतलब पूरा यूनिवर्सल जो लेबर लॉज है, जो 100 साल का लेबर मूवमेंट से बना है, वो राइट्स अगर पूरा ना कर सकता है कोई सरकार, वो सरकार उस तरह के एम्प्लॉयमेंट को डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट हम नहीं बोल सकते। मैडम, मोदी जी ने जो है एक तरफ बिजनेस करने का मशवरा दिया, सजेशन दिया, और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ये कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया किया। अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो यू आर फ्री टू गो एंड स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस। स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल का ज़रूरत है। इस देश में 2 लोग हैं जिसके पास पूरा कैपिटल है, पूरा सरकार का सुविधा है, वो अदानी और अंबानी। वो लोग कहीं भी जाए, कुछ भी करे, तो उन लोगों को कैपिटल मिलेगी। हाँ, वो लोग मतलब कुछ भी चीज़ उन लोगों को, वो माइंस हो जाए, पोर्ट्स हो जाए, एयरपोर्ट्स हो जाए, कुछ भी सरकारी मतलब एसेट्स चाहिए, उन लोगों को वो मिल जाएगा। जनरल लोगों के लिए कैपिटल मिलना इतना ईजी नहीं होता है। उन लोगों को लोन लेना पड़ता है, फिर लोन अगर चुका नहीं पाते तो हो गया उन लोगों का ज़िंदगी। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है स्टार्टअप्स में, वो कुछ लेवल तक अगर मतलब वो तरक्की कर ले तो बड़ा कोई कंपनी उसको एक्वायर कर लेता है, क्योंकि ये जो मोनोपोली सिस्टम है अभी, मतलब सारे जो क्या बोलते हैं, किसी एक सेक्टर में कुछ 2-3 बड़े कंपनी ही रहते हैं जो पूरा सेक्टर का पूरा अपने में कब्जे में रखते हैं। तो उस एक सिचुएशन में जहाँ कोई फ्री डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म नहीं हो रहा है, वहाँ स्टार्टअप का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आगे बढ़ने का। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप करें, तो हुकूमत से, गवर्नमेंट से क्या चाहिए? तो स्टार्टअप कोई एक तो है कि बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है स्टार्टअप चाहना, मतलब जो कोई नॉर्मल स्टूडेंट, हर साल लाखों स्टूडेंट्स BSc BA वगैरह करके निकलते हैं, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है स्टार्टअप करना। ज़्यादातर लोगों के लिए, एक बहुत ही कम सेक्शन होता है जिन लोगों के लिए पॉसिबल होता है। जिन लोगों के लिए पॉसिबल होता है उन लोगों के लिए तो सरकार का जो MSME में जो मतलब क्या बोलते हैं बजटरी एलोकेशन रहता है, उसमें कुछ अगर चेंज आए तो फिर कुछ मतलब ईजियर हो सकता है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना, पर फिर भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है जहाँ ऑलरेडी एक मोनोपोलाइजेशन हो गया है।
So, in the Young India referendum, when we went to many of the universities and talked about whether it is the fee hike or employment generation or even the facilities that has to be given to students from marginalized communities, they overwhelmingly agreed with us that, you know, they are suffering because of the fee hike. Like, for example, if you look at Bangalore University, even SC/ST students are paying about 26,000 a year. Which is unusually high. This is happening because UGC is stopping providing grants because the central government is bringing in HEFA, Higher Education Funding Agency. So from a grant-based model, the central government is now pushing for a loan-based model, which means universities are going to take loans from HEFA, and who is going to repay these loans? The loans will be repaid by the students. The burden will be put on the students, which means that in, say, a university like Delhi University, they have seen 1,000-fold increase in fees. Lucknow University has seen 500% increase in their fees. So obviously students are angry. Students from marginalized backgrounds, be it the SC/ST students, OBC students or minority students, they're angry that government funded universities, central universities or state universities are now being ruined because of these changes that are being brought in by NEP. CUET is being brought in. Women students, marginalized students are not going to be able to afford going to coaching centers. If you look at NEET, IIT, JEE, CET, all the students have to go to coaching centers to be able to clear these, centralized exams. And if you're bringing in CUET even at the state level or even at the central level to get into universities like JNU or Delhi University where education is affordable, marginalized students are not going to be able to afford or compete with other students who have the wherewithal to be able to go to coaching centers. So all in all, there is a complete assault on the entire system itself, where it is the fundamental duty of the government to ensure education for everyone. But instead what we see is that the burden is being put on the students. If you have the resources, you please get educated. Otherwise, if your parent is a sanitation worker, you also will have to go do sanitation work tomorrow. If your father is a cobbler, you'll have to go into cobbler jobs only after you, if you're not able to afford education. So in essence, we see that the Varna system is being brought back into fold if you're introducing NEP, FYUP or CUET. So this is the contribution of the 10 years of Modi government that we are seeing, and students and youth are rejecting this. We want education, we want good employment, we want dignity, we want quality education, and the policies of the BJP government is something that is not going to bring us this. Press meet and release the charge sheet against the Modi government regarding education, reservation in hostels and unemployment. So what these problems are? Sir, actually in the last budget you are seeing in the 2024 what financial minister mentioned, in the education sector they are completely decreasing year by year, that what they are giving the priority. For example, in the professional students, they are actually decreased 22% of the budget amount, and school education 20% and higher education 17%. It means they are decreasing year by year in the education field, and they are actually approaching to the corporate. Because of that, we have to fund the schools from the corporate. What this nonsense? Actually, I am asking to the Sitaram, that minister, because every time you are expecting from the corporate, then what is the government we are doing? Then actually, so that sir, we are raising about that what is the job, and they did not giving the fund to the UGC, and they did not raise they every time we will talk about that communalization in the textbooks. We are actually against that all the things, sir. So what are you demanding from the central government now? It's going to end in maybe 2 months. Correct, sir. So that, sir, we are giving one chartered demand. In that demand, we mentioned 10 demands. Whichever government will come next time, this is the student and youth demand in the overall nation. If they have to mention in their budgetary plan, otherwise we can't support any government. Your name? Bhiman Gowda, SFI.